कहानी 1980 के दशक के लॉस एंजल्स में शुरू होती है। हम मिलते हैं बॉबी जॉनसन से, जो एक युवा गैंगस्टर है और यंग स्ट्रीट टाउस गैंग का हिस्सा है। वह अभी अभी जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर से रिहा हुआ है। उसके पड़ोस के दोस्त रे, लोको, हाइपर क्रू, जो लॉस डुल्स गैंग से भी हैं, उसका स्वागत करते हैं। अपने पुराने मोहल्ले में लौटते ही बॉबी अपनी गर्लफ्रेंड कैरोल से मिलता है, लेकिन खुश होने के बजाय वह उसकी बदबू की शिकायत करता है, यह मानते हुए कि उसने पीसीपी, एक नशीला ड्रग लिया है। कुछ ही सेकंड बाद मोहल्ले का मुख्य हेरोइन डीलर लैम्प वहां आता है और उसे नजरअंदाज करता है। रे बॉबी को धमकी देता है कि वह लैम्प के इल्स पॉसिबिलिटी इलाके में ड्रग्स बेचना जारी न रखे, लेकिन लैम्प जवाब में अपने बॉडीगार्ड्स को बॉबी पर बंदूक तानने का आदेश देता है। नाराज होकर बॉबी और उसके दोस्त परेशानी से बचने के लिए वहां से चले जाते हैं। इसके बाद रे बॉबी को साफ कहता है कि लैम्प जैसे लोगों को उनके मोहल्ले से निकालना जरूरी है ताकि लोग सुरक्षित रहें। वह चेतावनी भी देता है कि लैम्प इस इलाके पर कब्जा करना चाहता है। अपने अपार्टमेंट में पहुंचकर बॉबी अपने छोटे से बच्चे जिमी से मिलता है, लेकिन वह कैरोल को लैम्प के बहुत करीब होने और पीसीपी एडिक्ट होने का ताना मारता है। जवाब में कैरोल उसे ताने देती है कि उसने बिना पैसे या बॉबी के सहारे अकेले ही बच्चे को पाला। वह जिमी को बॉबी के पास छोड़ देती है ताकि वे एक दूसरे को जान सकें। दिन भर बच्चे के साथ समय बिताने के बाद बॉबी कैरोल से माफी मांगता है और उसे अपने बच्चे को पालने के लिए बधाई देता है। अगले दिन रे लॉस डुल्स के सदस्यों की एक मीटिंग बुलाता है, जिसमें वे अपने मोहल्ले में ड्रग्स की बिक्री का नियंत्रण वापस लेने की योजना बनाते हैं। उस रात बॉबी, कैरोल और उनके दोस्त लैम्प के नाइट क्लब में एक पार्टी में जाते हैं। अच्छा समय बिताने के बाद कैरोल जिमी को बॉबी के पास छोड़कर पार्टी से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब बॉबी अपने अपार्टमेंट की ओर जा रहा होता है, लैम्प उसे रोकता है और शांतिपूर्ण बातचीत के लिए अपने घर बुलाता है। वहाँ लैम्प उसे जबरदस्ती हेरोइन की एक लाइन लेने के लिए मजबूर करता है। धमकी देता है कि अगर लॉस डुल्स ने उसके बिजनेस में दखल दिया तो गंभीर परिणाम होंगे। सुबह होश में आने पर बॉबी अपने अपार्टमेंट लौटता है, जहाँ उसे कैरोल सोफे पर पीसीपी के नशे में सोई हुई मिलती है। इसके लिए वह लैम्प को जिम्मेदार ठहराता है। शाम को लॉस डुल्स लैम्प के नाइट क्लब पर हमला करते हैं, उसके एक बॉडीगार्ड को मार देते हैं और लैम्प को पकड़ लेते हैं ताकि बॉबी उसे मार सके। बाद में एक सेफ हाउस में रे बॉबी के गाल पर एक काला दिल टैटू गुदवाता है, जो यह दर्शाता है कि उसने एक दुश्मन गैंग के सदस्य को मारा है। अपने अपार्टमेंट लौटकर बॉबी कैरोल को कहता है कि उन्हें अब वहां से चले जाना चाहिए। कुछ महीने बाद पता चलता है कि कैरोल और उसका बेटा एक दूसरे मोहल्ले में एक छोटे से घर में चले गए हैं। कैरोल बंदिशों से तंग आकर बॉबी की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए बाहर चली जाती है। तभी लोको और बेयर एक शानदार कन्वर्टेबल कार में बॉबी से मिलने आते हैं, जो लॉस डुल्स के अच्छे बिजनेस की वजह से खरीदी गई है। वे कहते हैं कि वे बॉबी के एहसानमंद हैं। रास्ते में वे एक प्रोस्टिट्यूट को कार में बुलाते हैं, जो बाद में एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर निकलती है। वह उन्हें ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस स्टेशन में एक एजेंट बॉबी से पूछताछ करता है और वह लैम्प की हत्या का कबूलनामा कर लेता है। एजेंट उससे अपने साथियों के नाम बताने को कहता है ताकि उसकी सजा कम हो, लेकिन बॉबी चुप रहता है। 10 साल बाद हम देखते हैं कि छोटा जिमी अपनी माँ के साथ होवर स्ट्रीट पर रह रहा है, जहाँ वह रे के न्योते पर लॉस डुल्स में शामिल होकर अपराध की दुनिया में कदम रखता है। इस बीच जेल में बॉबी लोको को एक दूसरी स्थानीय गैंग आर्यंस से बचाता है। पता चलता है कि लोको पर आर्यंस के 10 कार्टन सिगरेट का कर्ज था, जो अब बॉबी और उसके साथियों पर आता है। लोको बताता है कि रे ने उसे गैंग से निकाल दिया है और वह अब मोहल्ले की जरूरतों की परवाह नहीं करता। उधर जिमी को रे से कार स्टीरियो चोरी करने की पहली कमाई मिलती है। अगली रात जिमी एक कार का स्टीरियो चुराने की कोशिश करता है, लेकिन अलार्म बज जाता है। कार का मालिक विली उसे पीठ में गोली मार देता है। पुलिस आती है और विली को गिरफ्तार कर लेती है, जो अपनी पत्नी मिसेज मैनचेस्टर को अकेला छोड़ने का कोई पछतावा नहीं दिखाता। अगली सीन में जिमी हॉस्पिटल में ठीक हो रहा है। बॉबी अपने बेटे के हादसे की खबर सुनकर अपने साथियों से दूरी बना लेता है। जेल के डाइनिंग रूम में एक आर्यन सदस्य बॉबी को चिढ़ाता है, जिसके बाद बॉबी उसे पीट देता है और पुलिस उसे ले जाती है। इस बीच जिमी, जो अब व्हील चेयर पर है, को नर्स शैली हॉस्पिटल में अन्य बच्चों के साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित करती है। जेल में बॉबी को एक नए सेल में अली के साथ रखा जाता है, जो उसकी हिंसा की प्यास बुझाने का प्रस्ताव देता है। बाद में जब बॉबी यार्ड में जाता है तो आर्यंस और उनके लीडर बुद्धा उसे मारने लगते हैं। अली अपने आदमियों के साथ आकर बॉबी को बचा लेता है और बुद्धा के सिगरेट के कर्ज की मांग को पूरा करता है। जिमी को एक सोशल वर्कर डॉ किंग मिलने आता है, जो उससे घर की स्थिति पूछता है। जिमी कहता है कि वह अपनी नशेड़ी माँ की मदद के बिना सड़कों पर अकेले संभालता है। जेल में अली बॉबी को बताता है कि उसका एक बच्चा था, जिसे उसने कभी ध्यान नहीं दिया। 13 साल की उम्र में वह बच्चा कुछ गैंग सदस्यों के साथ चला गया, जिन्होंने उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया। बदले में अली ने उन अपराधियों को मार डाला जिसके लिए उसे उम्र कैद हुई। वह बॉबी को सलाह देता है कि वह अपने बेटे
को सही रास्ते पर लाए और माता पिता और बच्चों के बीच नफरत का चक्र तोड़े। कुछ दिन बाद जिमी अपनी चोटों से पूरी तरह ठीक हो जाता है और सोशल वर्कर उसे एक जुवेनाइल इंस्टीट्यूशन में ले जाते हैं। वहाँ जाने से पहले वह नर्स शैली को, जिसने उसे वो प्यार दिया जो कैरोल कभी नहीं दे सकी, प्यार से अलविदा कहता है। नई जगह पर अन्य बच्चे उसे तंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह चिल्लाकर कहता है कि वह एक डूल्स है जिससे वे डर जाते हैं। इस बीच जेल की लाइब्रेरी में बॉबी सामान्य ज्ञान पढ़ रहा होता है और अली उसे बताता है कि अगर वह इस रास्ते पर चलता रहा तो उसका हिंसक रवैया बदल जाएगा और उसे पैरोल मिल सकती है। कुछ महीनों बाद अली का एक दोस्त बॉबी के गाल से लॉस डुल्स का काला दिल टैटू हटा देता है। इसके बाद बॉबी पैरोल के लिए जेल ऑफिस जाता है और उसे पैरोल मिल जाती है। वह अली से वादा करता है कि वह लॉस डुल्स में कभी नहीं लौटेगा और अपने बेटे को बेहतर जिंदगी देगा। वह अपने साथी को धन्यवाद देकर अलविदा कहता है। अगली सीन में एक नया बॉबी साउथ लॉस एंजल्स में अपने पुराने घर जाता है, जहाँ वह कैरोल से मिलता है जो पीसीपी के नशे में है। घर में उसे एक दस्तावेज मिलता है जिसमें लिखा है कि जिमी को एक सोशल इंस्टीट्यूशन में भेजा गया है। वह तुरंत वहाँ जाता है। पहले तो सुपरवाइजर उसे अनुमति न होने की वजह से रोकता है, लेकिन एक शिक्षित पिता के रूप में उसकी इच्छा देखकर उसे अंदर जाने देता है। जिमी को यकीन नहीं होता कि बॉबी उसका पिता है, क्योंकि वह बिना पिता के बड़ा हुआ है। वह बॉबी से उसे वहाँ से निकालकर विली से बदला लेने की मांग करता है, लेकिन बॉबी साफ कहता है कि वे अब किसी की हत्या नहीं करेंगे। जिमी निराश होकर कहता है कि उसका असली पिता ट्रिगर दबाने में नहीं हिचकिचाता। इस मुलाकात के बाद बॉबी घर लौटता है, कैरोल को गले लगाता है और अपने बेटे को न पाल पाने के लिए माफी मांगता है। अगली सुबह 2 पुलिस वाले बॉबी के घर आते हैं, क्योंकि जिमी पिछले दिन इंस्टीट्यूशन से भाग गया था। बॉबी सड़क पर अपने बेटे का पता लगाने निकलता है। वह जिमी के कुछ दोस्तों से मिलता है जो उसे जॉनसन के नाम से पहचान कर बता देते हैं कि जिमी कहाँ है। बॉबी रे के वेयरहाउस जाता है, जहाँ वह साफ कहता है कि वह सिर्फ अपने बेटे को देखना चाहता है और लॉस डुल्स में दोबारा शामिल होने का कोई फायदा नहीं चाहता। रे उसे जिमी से मिलने देता है, जो इंस्टीट्यूशन वापस जाने से मना करता है, भले ही बॉबी उसे कानूनी तरीके से निकालने का वादा करता हो। रे उनकी बातचीत में दखल देता है और जिमी को लॉस डुल्स के साथ रहने के लिए मनाने की कोशिश करता है। बॉबी बार बार चिल्लाता है कि रे एक झूठा लीडर है जो अपने लोगों की परवाह नहीं करता। रे उसे एक घूंसा मारकर बेहोश कर देता है। एक और सीन में रे बताता है कि उसने विली को किडनैप कर लिया है और जिमी को उसका बदला लेने का मौका देता है, लेकिन इससे पहले कि रे ट्रिगर दबाए, बॉबी वहां पहुंच जाता है और अपने बेटे को सबसे गलत फैसला लेने से रोकने की कोशिश करता है। वह इतने गुस्से में होता है कि रे को मारकर उसकी बंदूक छीन लेता है और उसे जिमी के पीछे छिपते हुए देखकर निशाना साधता है। कई तनावपूर्ण सेकंड के बाद बॉबी अपनी बंदूक नीचे करता है और अली की सीख को याद करते हुए जिमी से कहता है कि हर गलती को माफ किया जा सकता है, सिवाय हत्या के, जिसका कोई वापसी रास्ता नहीं होता। इससे जिमी के मन में शक पैदा होता है, जिसके बाद रे का सिप चैप्टे अपनी बंदूक निकालकर बॉबी पर तान देता है। बॉबी अपनी बात जारी रखता है, कहता है कि वह अपने बेटे का भविष्य बचाने के लिए मरने को तैयार है। आखिरकार रे जिमी को जाने देता है और वह अपने पिता से गले मिलता है, जो उसे नियमों का पालन करके एक अच्छी जिंदगी देने का वादा करता है। विली को भी छोड़ दिया जाता है। रे बॉबी और जिमी को जाते हुए देखकर अपनी पिस्तौल का ट्रिगर दबाता है, लेकिन पता चलता है कि बंदूक में कोई गोली ही नहीं थी। अगर आपको ऐसी मजेदार मूवी रिकैप्स पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और मूवी रिकैप्स देख सकें।